नाज़रीन, मई 2025 में पाकिस्तान के साथ होने वाली फजाई झड़पों के बाद मोदी हुकूमत ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पे उन 6 फौजी एहलकारों के नाम जाहिर किए जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक हुए। लेकिन यह ऐलान 1 साल से ज्यादा अरसे की ताखीर से किया गया। भारत समेत आलमी हलकों में इस ताखीर ने एक नई बहस को जन्म दिया है और भारतीय अपोजिशन जमातों ने इसे मोदी हुकूमत की जानिब से अवाम को गुमराह करने और फौज का मोराल डाउन करने के मुतरादिफ करार दिया, जिसके बाद अब मोदी हुकूमत को वजाहतें पेश करना पड़ रही हैं। कांग्रेस के रहनुमाओं ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से इस्तीफे का मुतालिबा करते हुए कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में वाज़ेह तौर पे कहा था कि इस ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदर अहम कौमी मामले पर पार्लियामेंट को गुमराह किया गया तो उसकी जवाबदेही नागुज़ीर है। दूसरी जानिब भारतीय वजारत दिफा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया, लेकिन मुबस्सरीन के मुताबिक मसला सिर्फ एक बयान या उसकी तशरीह तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मामले में मालूमात जारी करने का तरीक़ाकार शुरू ही से सवालात की जद में है। ऑपरेशन के दौरान होने वाले जानी और माली नुकसानात के बारे में कोई वाज़ेह और बरवक्त मालूमात फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान के साथ झड़प में जब भारतीय लड़ाका तैयारों के गिरने के दावे सामने आए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसका जिक्र हुआ। हत्ता के फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन के सरबराह ने खुद एक राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से इस हवाले से ना तो वाज़ेह तस्दीक की गई और ना ही दो टोक तरदीद सामने आई। भारत में नाक़िदीन अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत हसास अस्करी मामलात में शफाफियत से गुरेज करती रही है, जिसके असरात अवामी एतमाद और इदारा जाती साख दोनों पर पड़ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मालूमात मुकम्मल और वाज़ेह अंदाज में सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पे राइफलमैन सुनील कुमार को बादज मर्ग देर वीर चक्रा से नवाजा गया और सरकारी दस्तावेजात में उनकी वफात की तारीख दर्ज की गई, लेकिन यह वाज़ेह नहीं किया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक हुए। इसी तरह हलाक होने वाले एहलकारों की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई और आला हुकाम ने उनके अहले खाना से ताज़ियत भी की, लेकिन उन इक़दामात को अवामी सतह पर नुमाया नहीं किया गया। मुबस्सरीन ये कहते हैं कि अगर इब्तदाई से इन मालूमात को शफाफ अंदाज में अवाम और पार्लियामान के सामने रखा जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। एक राय ये पाई जाती है कि जब ऑपरेशन जारी हुआ तो तमाम तफसीलात फौरी तौर पर जाहिर करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उससे स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली मुतासिर होती है। लेकिन इस मामले में तनकीद की वजह यह है कि जंग खत्म होने के बाद भी मालूमात को मुकम्मल तौर पर सामने नहीं लाया गया और नुकसानात का अव्वलीन बाज़ाब्ता तज़किरा भी बैरून मुल्क एक तकरीब में किया गया, जिसे नाक़िदीन ने गैर मुनासिब करार दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस पूरे अमल से यह तासुर उभरा कि नुकसानात से मुतल्लिक मालूमात को रोकने का फैसला स्ट्रेटेजिक से ज्यादा सियासी नौइयत का था और मोदी हुकूमत ने अवाम के सामने पाकिस्तान से होने वाली किसी भी नाकामी को तस्लीम न करने का रास्ता इख्तियार किया और वो माजी में भी ऐसा ही करती रही है। इस हिकमत अमली के बायस एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसे बाद में मुख्तलिफ ज़राए ने पुर करने की कोशिश की। उसी खला के बायस इंडियन अवाम ने मालूमात के लिए बैरूनी ज़राए का रुख किया और इस तरह मालूमात की अदम दस्तयाबी ने न सिर्फ अंदरूनी सतह पर सवालात को जन्म दिया बल्कि बैरूनी बयानिए को भी तकवीयत मिली। यूं ये तासुर एक बार फिर नुमाया हुआ कि मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन हकायक बिलाखिर मंजर आम पे आने का सिलसिला जारी है। हकीकत यह है कि शफाफियत का फुकदान वक्ती तौर पर दबाव तो कम कर सकता है, लेकिन मैदान में हुई शिकस्त बहरहाल गलत साबित करना यह कोई मदावा नहीं हो सकता। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली हलाकतों की तस्दीक 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद की जाए, इसके जो मुमकिन मुहर्रिकात हैं वो आपकी नज़र में क्या होंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में 3 चीजें बड़ी अहम है किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या वॉर में। एक तो पैटर्न देखा जाता है, स्पेशल कम टू जो डिक्लेरेशन है कोई चीज की, और फिर एक प्रोफेशनलिज्म होता है मिलिट्री का, रिस्पेक्टिव ऑफ के ऊपर कौन बैठा हुआ है। मिलिट्री का अपना मोरल इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जवान जब मारा जाता है या ऑफिसर लेट्स से वतन की राह में, तो उसके लिए शहीद होता है, हर कौम उसको शहीद कहती है। उसको आप कितना है कि रिगार्ड करते हैं या यू मेक इन बेसिकली ये पोलिटिकल स्केपगोट। और फिर आ जाता है कि मिलिट्री और पोलिटिकल लीडरशिप जो है उसका लेवल क्या है। तो आई थिंक अगर पैटर्न देखा जाए, जैसे आई थिंक इनको में आप थोड़ा सा जिक्र किया उसका, तो ये कोई आज नहीं हुआ, इट इज हैपनिंग सिंस 2019, यानी ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ज्यादा इस आप कह लें कि इस चीज को नजर आया हमें पैटर्न। 2019 में पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, उनकी चुकाई की थी और 2 जहाज गिरे थे और अभिनंदन चूंकि पकड़ा गया था तो उसका फिर एक्नॉलेज उनको करना पड़ा, लेकिन बाद में आपको पता है इसी उसको स्टोरी को ट्विस्ट किया गया, उसको प्रमोट भी किया गया और आई थिंक वीर चक्रा उसको भी दिया गया। किस बात से एक रिवर शॉट डाउन इधर इसकी सफाई भी हुई और उसको चाय पिला के हमने भेजा। तो ये आई थिंक दिस वाज वन टोटल डिनायल बाय द इंडियन एयर फोर्स एंड द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप
कि उनको परवाह ही नहीं है कि एक्चुअली एयरफोर्स ने क्या परफॉर्म किया। हालांकि मोदी ने कहा था जी कि रफाइल होते तो फिर जो भी होता। सो आई थिंक दिस इज द जर्नी। फिर 2020 में आई थिंक इससे इंटरेस्टिंग है कि चाइना ने गलवान में और 3-4 और सेक्टर्स हैं, दौलत बेग ओल्डी है, इस तरीके से गोगरा है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिया है इनसे। और राइट फ्रॉम नीचे से लेके ब्रिगेड से लेके कोर कमांड तक और ऊपर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को देख ले, इनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है मोडी, नो बडी एक्चुअली नॉलेज शुरू में। इसमें इनके बंदे मारे गए थे, कर्नल था और 20 लोग थे जो चाइनीज ने भड़काए थे, और उसकी खबर दबाई रखी। फिर ये शोर बचना शुरू हुआ, लाइक सोनम वांगचुक वगैरह है, लद्दाख के जो लोग थे क्योंकि इधर कैजुअल्टीज हुई है। फिर राहुल गांधी ने इस चीज को उठाया और फिर आई थिंक अजय शुक्ला ने फिर जाके इन्होंने कुछ महीने बाद एक्नॉलेज किया। जस्ट इमेजिन कि आपके लोग शहीद हुए एंड यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज इट। फिर आ जाता है जो हमारा ऑपरेशन बिनाल मखसूस है, सो कॉल्ड ऑपरेशन तंदूर है। इसमें आई थिंक बड़ा शर्मनाक कॉन्डक्ट है कि आपका वजीर जो दफा है या रक्षा मंत्री वो इन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा ओपनली, और अभी कह रही थी कि चाको से भाग से हट के ही सेड कि जी बड़ा जोर दे के कि जी ये सवाल पूछे तो इसका जवाब है नहीं। और फिर जी डोवाल ने भी कहा जी कि एक शीशा भी नहीं टूटा। तो भाई अगर शीशा भी नहीं टूटा था तो फिर ये मच्छर काटने से मारे गए लोग, मतलब सावधार देवर मिलिट्री स्ट्राइक। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि एक एयरफोर्स के आई थिंक जॉन या सार्जेंट का नाम है या कॉर्पोरल है, ही वाज ऑन बैटरी ऑफ S-400। तो वो कैसे मारा गया, सावधार देवर सम स्ट्राइक। तो सर फिर ब्रिगेडियर साहब आप ये समझते हैं कि ये सारी वजह जो है ये स्ट्रेटेजिक नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल फैक्टर है इसमें इस सारे मामले को छुपा के रखना ताकि ऑपोजिशन जो है वो कोई हवा ना बना सके? जिसमें दो चीजें हैं। देखिए पाकिस्तान की विक्ट्री तो हजम नहीं हो सकती। देखिए आपका सारा नैरेटिव एंटी मुस्लिम हेट पे कायम है और एंटी पाकिस्तान, और उसमें पाकिस्तान अगर अपर एज लेता है और फिर एक्नॉलेज कर दे फिर तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ के RSS की गवर्नमेंट है, एक प्रोफेशनल मिलिट्री। मैं तो समझता था कि इनके जो चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, डिफेंस स्टाफ है या आर्मी चीफ है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। इनके जो कमांड स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, जैसे जो बेस कमांडर थे इसके लोग मारे गए। बड़ा दर्द होता है जी जब कोई शहीद होता है, देन यू उसकी बॉडी जाती है, इनका चलो क्रियाक्रम होता है या आप अपनाते हैं, पूरे गांव को या टाउन को, सिटी को पता होता है उसका उसकी रसूमात अदा, और ये बड़े फख्र की बात होती है इलाके के लिए। आपने वो भी डिनाई किया कि आपने जवानों को जो आप कह लें कि एक लड़के आपने उसको एक्नॉलेज करना था उनकी डेथ को। तो इस लिहाज से इसका देखा जाए तो इसमें फिर मिलिट्री कमांड इन्वॉल्व, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। दैट्स व्हाई से आपको पता है कि ये करंट CDS है, इधर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को आगे बताया हो, पिछला भी इसी तरह था। तो जब इस तरीके से पॉलिटिकली आप मोटिवेटेड लोगों को लाएंगे या आपकी लक्ष्य या रुकेंगे कि कल मैं सेनेटर मान जाऊंगा या परसों मुझे गवर्नर बना दिएगा स्टेट का और मैंने RSS के साथ ही चलना है, फिर ऐसा ही होगा। अभी कल एक प्रोग्राम किया इनके कर्नल साहब ने कि बहुत बुरी हालत है इंडियन जो मॉरल स्ट्रक्चर था इंडियन मिलिट्री का, और उसने नया चीफ अभी आया आर्मी का, आई थिंक जो है धीरज सेठ साहब है, उसको एडवाइस किया जी कि आप ठीक करें, करप्शन है, फिर ये चीजें हैं। तो आई थिंक ऑल टोल्ड ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी नॉन प्रोफेशनल कंडक्ट बाय द मिलिट्री एंड द कमांड। और फिर अभी आई थिंक ऑपोजिशन ने और चीजें उठाई। हमारी रिपोर्ट में तो काफी सारी क्रेडिट, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी 5-6 बंदों के और नाम आने। तो क्या ये वो वाले पायलट्स है? वही है, फिर पायलट्स जाएंगे ना 5-6, तो क्या ये एक्नॉलेज करेंगे? मेरे ख्याल में साल एक ये लेंगे और ये भी एक्नॉलेज करेंगे कि राफेल या सर अंदरूनी तौर पे ब्रिगेडियर साहब, अंदरूनी तौर पे जो तज़ाद जो रिफ्ट पैदा हो रही है, ऑपोजिशन की आवाजें बुलंद हो रही हैं, ऑपोजिशन की इस पूरे मामले में जो हालिया जंग हुई ईरान अमेरिका की और उसमें पाकिस्तानी किरदार के हवाले से भी बातें होती रही और मार्का हक के बाद पाकिस्तान की उस स्टेटस पे बिलखुसूस वहां पे बातें हो रही हैं कि इतना खला भारत ने क्यों छोड़ा जिसको पुर पाकिस्तान ने किया, और भारत की इस वक्त पोजीशन नहीं है कि उस खला को अगले कई सालों तक पुर कर सके। तो इसका पॉलिटिकल सेटबैक मोदी गवर्नमेंट को क्या भुगतना पड़ सकता है, किस सूरत में और किस वक्त में? देखिए लॉजिकली होना किसी भी डेमोक्रेसी में बड़ी कॉस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो RSS का जिस तरीके से देखिए उसकी पूरी पॉलिटिक्स मुसलमानों को कैसे तंग करना है, एक्चुअली नाउ इट्स गोइंग टू जेनोसाइड स्टेट। और एक बड़ा फिक्र है आई थिंक जो शाम के इनके वजीर आला है, उन्होंने कहा था जी कि मियाँ को कैसे टाइट करना है। मियाँ बेसिकली स्लर फॉर मुस्लिम। तो ये सारी अगर आपकी पॉलिसी है एंटी मुस्लिम एंटी, और देखिए अंदर आई फील कि अगर ये चलता रहे 3-4 साल में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, मुसलमानों का नाश्ता आपने बंद किया। जब हेट पे बेस्ड है और उसको पता है कि 30 to 40% जो हार्ड लाइनर हिंदू है वो तो देगा ही देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो दैट्स व्हाई आई फील कि ये शायद कंटिन्यू करेंगे। दे डोंट बॉदर अबाउट द पॉलिटिकल कॉस्ट। हालांकि जो इंटरनल कॉस्ट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं या आई वुड से सब्जेक्टेड लोग हैं,
कुछ रैशनलिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं या सेकुलर जमातें हैं, वो सारे कह रहे हैं। अभी तो देखिए आजाद मुफ्तीदा कश्मीर से आवाजें आ रही है ना कि जी आप नॉर्मलाइज करें पाकिस्तान से रिलेशन, ये बंद करें। तो मेरे ख्याल में 25 करोड़ मुसलमान इस तरीके से नहीं बैठेगा। व्हेन पुश कम्स टू शव, ये बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी तरीके से वोट लेते हैं, बिकॉज अंध भक्त जो नीचे बैठा हुआ है 30 से 40 करोड़, दे आर गोइंग टू वोट फॉर देम, और यही वो फार्मूला है जिससे आरएसएस इंडिया से चला रही है। तो सर, मार्का हक में नाकामी हुई, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें हुई, अमली इकदाम नहीं उठाए गए, पाकिस्तान के पानी को रोकने की बातें हुई, तो अब जब जाके सिंध-तास मुआहिदे की अमली तौर पे खिलाफ वर्जी करने के फिर इकदाम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हम इसे भी एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग समझें या फिर ये समझें कि डोमेस्टिक ऑडियंस को पाकिस्तान के मुखालिफ कोई सेंटिमेंट देने के लिए, कोई नैरेटिव देने के लिए बयानात अपनाए जा रहे हैं? ये दोनों चीजें देखिए, इनकी जो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो हेट बेस्ड पॉलिसी, इसके ये टूल्स हैं कि हर जगह पे दे ट्राई टू स्क्यूज। मिलिटरी ने कोशिश की तो आई थिंक 2 दफा तो मार पाकिस्तान पुलिस से पटाई कर चुका है 2019 में, और अभी फिर आपने देखा है कि जो प्रॉक्सी वॉर है उसकी तरफ इंफॉर्मेशन वॉर है। यस्टरडे आई वाज विद अर्नब गोस्वामी एंड यू कैन फील द हीट जो बबल कर रही होती है इनके स्टूडियोज में, उनको समझ नहीं आती कि शायद हमारा मुंह नोच लें, लेकिन वहां पर फिर आर्गूमेंट करना पड़ता है। तो ये आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिसी। बाकी जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे आई थिंक कल ही पाकिस्तान में बड़ी डिटेल में बातचीत हुई है, हमारी भी यही बात करी एंड वी टोल्ड देम कि जी एक इंडस वाटर जो है या इंडस सिस्टम है 1960 में नहीं बना या 1947 में। यू नो दिस इज बेसिकली वी आर अ हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन, और 5 सिविलाइजेशन है जिनको हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो रिवर बेस्ड थी शुरू में, जो 5 से 10 हजार साल पुरानी। उसमें इंडस वैली है, आपकी नाइल वैली है, चाइना में एक रिवर सिस्टम है, और मेसोपोटामिया और अमेज़न है। तो मैंने कहा जी आप किसको पढ़ा रहे हैं? तो वी आर बेसिकली दी सक्सेसर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, और आप समझते हैं कि ये आप जो है पानी का रुख मोड़ देंगे, ये नहीं होगा। एंड देन देयर आर सो मेनी अदर रीजन। तो मेरे ख्याल में इस पार्ट ऑफ जो जिसको नॉन कैनेटिक डोमेन में लड़ाई कहते हैं, लीगल वॉरफेयर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बट आई थिंक वी शुड बी रेडी विद आवर आर्गुमेंट। एंड फाइनली चारों टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक भी है, लीगल है, लॉफेयर में, इंफॉर्मेशनल है जो आप और हम कर रहे हैं, एंड देन इज मिलिट्री। जरूरत पड़ेगी तो आई थिंक वी हैव कैपेबिलिटी। अभी जो मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ कि रॉकेट सोर्सेज कुमार ने 1000 टारगेट रखी हुई है 48 आवर्स में, कि कोई भी डैम स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान को थ्रेटन करेगा न्यूट्रलाइज हो जाए। कैसे करेंगे उसके लिए आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स, कैनेटिक एंड नॉन कैनेटिक। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या आप ये समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत में असलहा साजी की खरीदो फरोख्त के अंदर इजाफा हुआ है, और अगर हुआ है तो किस हद तक हुआ है, और इससे अजाइम क्या दिखाई देते? जैसे ये तो अपने गैप कवर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा से पूछता हूँ कि देखें पाकिस्तान में वी आर एसिमेट्रिकली स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर पावर, लेकिन हम तो लड़ पड़ते हैं ना, गले पड़ जाते हैं जब मौका आता है, तो फिर हम पड़ जाते हैं। चाइना के साथ क्या हुआ, इतना एरिया ले लिया था, बिकॉज आप क्लेम करते हैं कि आप 2.5 फ्रंट पे लड़ेंगे, चाइना और पाकिस्तान। तो एक तो वो बहाना है कि जी हमने तैयारी करनी है, और बाकी दे नो कि क्या वीकनेसेस थी। ऑलमोस्ट 18% बजट बढ़ाया गया, आई थिंक नाउ 85 से नाउ क्रॉसिंग $100 बिलियन। उसके अंदर R&D और बाकी लोगों का जो है, तो R&D का बजट अलग है। फिर नई प्रिक्योरमेंट्स हैं, मेरे ख्याल कोई 8 से 10 अरब डॉलर की तो इस साल में मिलती है, बट दे आर ट्राइंग टू कवर देयर गैप। लेकिन देखिए बात हुई थी मैन बिहाइंड द गन एंड मैन ऑन द टैंक एंड मैन यू नो ऑन द एयरक्राफ्ट, तो वो आपके पास है कि नहीं है। तो अगर अभिनंदन जैसे लोग हैं जो दो पर खर्चा कर ले, आपने देखा है कि इनके जो मतलब एयर शोज में क्रैश हो रहे होते हैं, तो आई थिंक दे हैव टू लुक इनटू इट। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पायलट से तवज्जो दें, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करें, एंड दे आल्सो फील कि पाकिस्तान की मिलिट्री बैटल हार्डन हो चुकी है, पिछले 30 साल से लड़ रही, और तो उसका मुकाबला करना मुश्किल है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज टू सेटिस्फाई देयर पीपल। 80-90 करोड़ आबादी जो है, आपको पता है कि लिटरली मतलब इट्स नॉट रिटोरिक, पावर्टी लाइन से नीचे है। जब आप सर्वाइव कर रहे हैं, 1 किलो दाल और 5 किलो चावल महीने का मिलता है एक बंदे को, ये 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट के फिगर में, इसका मतलब है दे कांट अफोर्ड इट। 90 करोड़ लोगों के पास पायलट्स नहीं है। बातें आप जितनी बड़ी सुनिए उनसे, आई थिंक दे हैव टू बैलेंस इट आउट कि आपने आर्मामेंट करनी है, वेपन्स पे सारा खर्च करना है, सिर्फ यू नो अपनी वो चौधार दिखाने के लिए, या आपने वहां पे लगाना है। तो या 80-90 करोड़ लोगों का पेट पाल लीजिए, या फिर बातों के जरिए ही उनको राम कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल पॉस्चरिंग अमली इकदाम से ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया।